सो हेलो कॉमरेड्स, वार्म वेलकम इन क्रिएटिव कॉमरेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चन। इस सीरीज में पॉलिटी का जो पहला वीडियो है वो आ चुका है। उस वीडियो में हमने 21 और 20 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और इस वीडियो में हमने 20 से लेकर 19 तक के सारे सारे पूछे गए, यूपीएससी के थ्रू पूछे गए सारे क्वेश्चन को इसमें मर्ज किया है। ठीक है ना। और इसमें हम डिस्कस करेंगे। और ये स्लाइड थोड़ा बड़ा है फ्रेंड्स, तो इसको दो सेक्शन में बनाना पड़ेगा। तो अभी आज मैं इसका हाफ आज रिकॉर्ड कर दूंगा, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो अपना कोड है नेवर गिव अप फ्रेंड्स। सो टाइम ना करते हुए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी क्या हुआ था, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मुझे रोकना पड़ा था। इसको एक बार इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए फिर से इसको फ्रेश नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, तरीका कैसे करेंगे, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है ना। अगर आपको लगता है, मैं भी थोड़ा रुकूंगा, जैसे मैं पढ़ने के बाद थोड़ा रुकूंगा, आप तब तक में अपना आंसर डिसाइड करिए। अगर आप आंसर डिसाइड नहीं कर पाते तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप अपना आंसर डिसाइड करिए। और ध्यान दीजिएगा, किसी भी आंसर के लिए आपको 40 सेकंड या 40 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, मीन्स 1 सेकंड से थोड़ा कम समय लगना चाहिए, उससे ज़्यादा आप ज़्यादा मत सोचिएगा। ठीक है ना। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, फाइंड करना है। तो नहीं को मार कर लेते हैं। राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष है, पता है, करेक्ट है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, यह भी करेक्ट है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को निम्नलिखित त्याग पत्र दे सकता है, इसमें कंफ्यूजन है, मान लीजिए आपको। ठीक है ना। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो ये तो करेक्ट है। राष्ट्रपति तब तक पद नहीं छोड़ता जब तक कि अगला अगला नेक्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट होके नहीं आ जाता। ठीक है ना। तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड से हमें जो आंसर मिल रहा है, ऑप्शन सी मिल रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन इसमें भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक क्रक्स है। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर राष्ट्रपति को रेसिग्नेशन देना हो तो किसे रेसिग्नेशन देता है। देखिए, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे राष्ट्रपति रेसिग्नेशन देता है, उसकी बात किस किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, आर्टिकल 56। लेकिन अगर राष्ट्रपति को महाभियोग से रिमूव करना है तो वो किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 61। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अगर राष्ट्रपति को रेसिग्नेशन देना है तो सबसे पहले रेसिग्नेशन किसको सबमिट करता है, वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट को आपका राष्ट्रपति रेसिग्नेशन सबमिट करेगा। मान लीजिए आपके वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो किसको सबमिट करेगा, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सबमिट करेगा। अब मान लीजिए आपके सीजीआई भी नहीं है, आपके सीजीआई भी उस समय अवेलेबल नहीं है, उस समय किसको सबमिट करेगा, वो लोकसभा अध्यक्ष मीन्स स्पीकर ऑफ लोकसभा को सबमिट करेगा। लेकिन तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन सी भी है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, पार्शियली करेक्ट है। लेकिन इसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, सबसे पहले राष्ट्रपति किसको सबमिट करेगा अपना रेसिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। तो जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगेन देखिए फ्रेंड्स, जो भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो काफी ट्रिकी होता है। इसी तरीके से होता है जैसा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो इस कंडीशन में आप कैसे सॉल्व करोगे, आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 तथा 19 में उल्लिखित प्रावधानों के अपवाद है। मतलब एक्सेप्शन है। कौन से, एक्चुअली इसको ये पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो आर्टिकल 14 और 19 का एक्सेप्शन है। ठीक है ना। तो देखिए, आर्टिकल 31A एंड 31C, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 31A एंड 31C होगा। ठीक है ना। आर्टिकल 31A एंड 31C, आर्टिकल 14 और 19 का क्या है, एक्सेप्शन है। अब देखिए कैसे, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 31 क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 31 क्या है। ठीक है ना। तो देखिए, थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं एमिनेंट डोमेन। एमिनेंट डोमेन, इसके अनुसार क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है कि भारत सरकार किसी भी इंडिविजुअल मतलब किसी भी एक पर्सन की प्रॉपर्टी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है
किस लिए? पब्लिक डेवलपमेंट के लिए, ये कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ था आर्टिकल 19 क्या बोलता है? आर्टिकल 19 आपका बोलता है कि एवरी पर्सन हैज राइट टू होल्ड एंड डिस्पोज देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आर्टिकल 9 में ऐसा था, ठीक है ना, जिसे अब हटा दिया गया है। आर्टिकल 19 क्या बोलता था? एवरी पर्सन हैज राइट टू होल्ड एंड डिस्पोज देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और आर्टिकल आपका, ये आर्टिकल 19 बोलता है, और आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखते हैं आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 क्या बोलता है? नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट हिज कंसेंट ऑफ प्रॉपर्टी अथॉरिटी। तो आर्टिकल 31 आपका क्या बोलता है? अब देखिए आर्टिकल 19 क्या बोलता है हमने देख लिया, आर्टिकल 14 क्या बोलता है हमने देख लिया। अब आर्टिकल 31 क्या कहता है? आर्टिकल 31 कहता है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी। किसी भी पर्सन की उस किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी आप उसके सहमत के बिना एक्वायर नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है ना। जैसे पहले क्या था, जमींदारों के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हुआ करती थी, तो इस कंडीशन में गरीबों के लिए योजनाएं बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो नेशनलाइजेशन के लिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31C। अब देखिए 31A में क्या कहा गया, और देखिए 31, अब इसे किस अमेंडमेंट के थ्रू रिप्लेस किया गया था? 44th अमेंडमेंट के थ्रू रिप्लेस किया गया था, 44 अमेंडमेंट के थ्रू रिप्लेस किया गया। तो आर्टिकल 31A जोड़ दिया गया। 31A में क्या कहा गया? गवर्नमेंट कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ पीपल बाई डूइंग सो। देखिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 31A में बोल दिया कि गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है प्रॉपर्टी किसी भी पीपल या ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है ना। तो और ऐसा करने पे जो फंडामेंटल राइट आपका 14 है, 19 है या 31 है, कोई भी वायलेट नहीं होगा। ये 31A में कहा गया। उसके अलावा 31C में क्या कहा गया? एनी लॉ मेड टू गिव इफेक्ट 39, सॉरी 30, एक मिनट अगेन हिंदी में बोलता हूँ फ्रेंड्स, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। क्या बोला जा रहा है कि कोई भी लॉ आपका है जो 39B एंड 39C। एक मिनट फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए, एक मिनट, जैसे मैंने 31 आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब 31C में क्या कहा गया कि जो जो भी अगर कोई भी लॉ है, अगर वो 39B एंड 39C, ठीक है ना, 39B या 39C के अकॉर्डिंग बनाया गया है। 39 क्या है? DPSP में दिया हुआ है। कोई भी लॉ अगर 39B एंड 39C के एक सी के लिए बनाया गया है, अगर वो किसी फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रेडिक्ट करता है, वो फिर भी उसे आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्क्रूटनी नहीं कर सकता, ठीक है ना, उसकी स्क्रूटनी नहीं कर सकता। ऐसा इसमें बोला गया आर्टिकल 31C में। इस तरह से जो आर्टिकल 31A एंड 31C है वो किसका अपवाद है? 14 और 19 का अपवाद है। आई होप मैं तो थोड़ा बहुत जो भी एक्सप्लेन कर पाया हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन टाइम वेस्ट मत करिएगा। आप गूगल पे सर्च मत करने मत बैठिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है फ्रेंड्स। मैंने टाइम वेस्ट कर लिया आपके लिए, तो आप मत करिएगा। हाँ, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत था, ठीक है ना। तो अब उसे रिमूव करके किस सेक्शन में मूव कर दिया गया है? 300A में मूव कर दिया गया है, ठीक है ना। 300A 9 शेड्यूल में मूव कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? निम्नलिखित में कौन सी अधिकार परीक्षा का आदेश, निम्नलिखित में कौन सी अधिकार परीक्षा मतलब क्यू वारंटो का आदेश जारी करने की आवश्यक शर्त नहीं है, ठीक है ना। अगर आप क्यू वारंटो जारी करना चाहते हैं तो कौन सी इसके लिए आवश्यक कंडीशन नहीं है? देखिए क्यू वारंटो के अनुसार क्या बोले, जब क्यू वारंटो जारी करते हैं तो क्या होना चाहिए? पद का सार्वजनिक पद होना आवश्यक है। तो सही बात है, आप क्यू वारंटो तभी जारी कर सकते हैं जब कोई वो पद क्या हो? सार्वजनिक हो। इसके अलावा इसके अलावा क्या है कि पद का सृजन कानून द्वारा अथवा स्वयं संविधान द्वारा होना आवश्यक है, ठीक है। पद अगर कानूनी हो, उसका सृजन संविधान के द्वारा हुआ, तभी आप उस पर क्यू वारंटो जारी कर सकते हैं। पद निश्चित रूप से मूल पद नहीं होना चाहिए। अब देखिए मूल पद का मतलब ये है कि
आप इंडिविजुअल कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर रहे हैं, मतलब आप कोई गैर सरकारी पोस्ट अगर होल्ड कर रहे हैं, अगर आप कोई गैर सरकारी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो उस समय क्या क्यू उसके लिए हम क्यू वारंटो जारी नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन डी कटा हुआ है और उसकी जरूरत भी नहीं है। देखिए इसका एक रूल है कि जो रिट होती है क्यू वारंटो, रिट को तभी जारी किया जा सकता है कि अगर कोई भी पोस्ट है उसका निर्माण संवैधानिक हो, इसे मंत्री कार्यालय निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया गया हो, ठीक है ना, तभी आप उसके लिए क्यू वारंटो जारी कर सकते हैं। अब देखिए जो उच्चतम न्यायालय जो आपको उच्चतम न्यायालय ये जारी करता है, रिट जारी करता है, जो उच्चतम न्यायालय जारी करता है वो केवल किसके लिए जारी करता है रिट? केवल मूल अधिकार के लिए, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट के लिए। लेकिन जो आपका उच्च न्यायालय है वो मूल अधिकारों और किसी भी अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे उद्देश्य मतलब कोई भी उद्देश्य जो मूल अधिकार से जुड़ा हुआ हो उसके लिए भी रिट जारी कर सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में कौन सा आयोग अनुच्छेद 338 से संबंधित है? तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पहले पेपर में पूछा भी गया था, तो अगेन ये क्वेश्चन आ गया है। तो किससे संबंधित है ये बताइए? देखिए आर्टिकल 338 जो आपका रिलेटेड है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो शेड्यूल ट्राइब जनजाति होता है ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 12 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? ठीक है ना, आपका जो 12 अगस्त है किस रूप में मनाया जाता है? तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। 12 अगस्त आपका मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके अलावा 12 अगस्त का एक और सेलिब्रेशन है जिसे हम क्या बोलते हैं? 12 अगस्त को हम वर्ल्ड एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट मतलब हाथियों के लिए एक दिवस 12 अगस्त को भी मनाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। जीसी मुर्मू जिनको अगस्त 2020 में भारत का नियंत्रक, अब ये देखिए फ्रेंड ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। जीसी मुर्मू जिनको अगस्त 2020 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था, इसके पूर्व निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल या प्रशासक थे? तो जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल और प्रशासक थे, ठीक है ना, याद रखिएगा 28। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये देखिए जीसी मुर्मू कौन से नंबर के सीएजी हैं? जीसी मुर्मू आपके 14th नंबर के सीएजी हैं, ठीक है ना, सीएजी हैं। इसके अलावा ये पहले चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशनल पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर भी रह चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशनल पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर भी है, मतलब रह चुके हैं, ठीक है ना। यार ये सब चीजें इनके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथा संस्करण की आयोजना की गई है? जिसका जो राइट आंसर, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिर भी मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज हरियाणा। हरियाणा में खेलो इंडिया के चौथे संस्करण की आयोजन किया गया था। अब देखिए खेलो इंडिया है क्या? तो खेलो इंडिया का एक्चुअली क्या है? यूथ गेम को प्रमोट करता है, ठीक है ना, ताकि जो आपके खिलाड़ी हैं अंडर 17 और अंडर 21 के खिलाड़ी अगर कोई पर्टिकुलर खेल खेलना चाहते हैं तो उसके लिए गेम आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, ये जो आपके जो 20 आपके अंडर 17 और अंडर 21 कैटेगरी के हैं, ये इसमें क्वालिफाई करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्वालिफाई करने के बाद उन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि 8 साल तक, ठीक है, प्रतिवर्ष 5 लाख की स्कॉलरशिप 8 साल तक प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो अपने गेम की तैयारी अच्छे से कर सकें और उसे कंटिन्यू रख सकें, ठीक है ना। तो यही खेलो इंडिया इंडियन इंडियन गेम्स को प्रमोट करने का एक स्कीम है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित देशों को वैश्विक मानव विकास सूचकांक, वैश्विक मानव विकास सूचकांक, ग्लोबल क्या बोलते हैं, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के अनुसार अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये प्रश्न क्या, ये जो पेपर है 2020 का है, लेकिन जो एचडीआई का पूछा गया है सूचकांक पूछा कि 2019 का पूछा गया। तो एक बात मैं रिपीटडली अगेन एंड अगेन कहना चाह रहा हूँ कि जब भी अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो अपने 1 साल पहले का करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें जो नंबर 1 रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो नंबर 1 प्लेस पे रहता है हमेशा, वो देश कौन सा रहता है? नॉर्वे रहता है, ठीक है ना। अब बात आती है नंबर 2 की। तो नंबर 2 पे आपका रहता है मे बी स्विट्जरलैंड रहता है, लेकिन अभी क्या था 2019 में क्या था, पहले नंबर पे नॉर्वे रहता, हमेशा ही रहता है। दूसरे नंबर पे आपका आयरलैंड रहता है,
आयरलैंड रहा है, सॉरी रहता है, हमेशा नहीं रहता, आयरलैंड था 2019 में। दूसरे नंबर पे आयरलैंड था, तीसरे नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड, उसके बाद आपका हांगकांग, उसके बाद आइसलैंड, फिर उसके बाद जर्मनी। जो तो जर्मनी, अब क्या देखिए यहाँ पे नॉर्वे तो नहीं है आपका, यहाँ पे आयरलैंड स्विट्जरलैंड भी तो नहीं है, तो जर्मनी यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट नंबर, तो अब ये दो ऑप्शन के बीच में डिसाइड करना है। अब दूसरे नंबर पे कौन था, संयुक्त राज्य अमेरिका या तो देखिए ऑलरेडी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपने जर्मनी को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दूसरे नंबर पे कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी है, ठीक है। चलिए, अवरोही क्रम, और सॉरी सॉरी सॉरी, अवरोही मतलब घटते क्रम ना, पहले सबसे हाई फिर लो, ठीक है, हाँ ठीक है, राइट है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक आईआईपी, देखिए आईआईपी एक सूचकांक जारी करता है जिससे करंट से रिलेटेड है, आप इसका थोड़ा पढ़ लीजिएगा। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक आईआईपी के उपयोग आधारित वर्गीकरण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए, अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे आंसर को विदाउट एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो क्या बोल रहा है कि उपयोग आधारित वर्गीकरण, किसका सबसे ज्यादा उपयोग आधारित वर्गीकरण में सर्वाधिक किसको महत्व दिया है, तो आदमी सबसे ज्यादा किसका उपयोग करता है, प्राथमिक वस्तुओं का उपयोग करता है, याद रखिएगा, आदमी सबसे ज्यादा प्राथमिक वस्तुओं का उपयोग करता है, ठीक है ना। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है। देखिए राज्यपाल जो आपका गवर्नर होता है, वो अपना क्या देता है, क्या बोलते हैं उसे, अभिभाषण जो भी है हिंदी में लिखा है, जो अपना एड्रेस करता है, तो किस कंडीशन में करता है, जब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हो, नहीं, जब राष्ट्रीय स्थिति में, जब राष्ट्रीय आपात स्थिति में विधानसभा का भंग आवश्यक हो, आम चुनाव के बाद। देखिए जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है वो किससे रिलेटेड है, जब आम चुनाव के बाद, जैसे ही आपका चुनाव होता है उसके बाद जब प्रथम सत्र, जब पहला सरकार का पहला सत्र चालू होना होता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, आपके राष्ट्रपति सेंट्रल में भाषण देते हैं, उसके अलावा आपके जो गवर्नर है वो अ, वो स्टेट लेवल पे अपना भाषण देते हैं, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट है, अगर आप मुझे करेक्ट करना चाहें, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ, मे बी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो अगर मे बी मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता तो वो भी करेक्ट कर पाएँ, ठीक है ना। इसका जो मेरे हिसाब से जो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। कोई भी अगर गलती होती है फ्रेंड्स, है ना, मेरे से अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स जो देखते हैं तो उन्हें भी प्रॉफिट हो, ठीक है ना। एक्चुअली मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसमें करेक्ट आंसर दूं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए, जिस भी क्वेश्चन के लिए मैं श्योर नहीं उसके लिए मैं डायरेक्टली स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, 51 के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 34, साधारणतः डिमांड कर्व में बदलाव नहीं होगा। देखिए क्या पूछ रहा है कि जो आपका डिमांड कर्व है उसमें बदलाव कब नहीं होगा, किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट आती है तब। देखिए फ्रेंड्स जो ये डिमांड कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इसका जो आंसर है मेरे को मिल नहीं पाया है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि डिमांड कर्व में बदलाव नहीं होगा, तो मैं, लेकिन मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप बताइएगा। किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट आती है, किसी तय मूल्य पर ग्राहक अधिक क्रय करने का इच्छुक होता है। देखिए अगर किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट आएगी तो डिमांड तो बढ़ जाएगी, अगर कोई वस्तु सस्ती हो रही है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। अगर मतलब पार्शियली बढ़ेगी, जरूरी नहीं कि बढ़ेगी लेकिन बढ़ेगी, अगर कोई वस्तु सस्ती हो रही है तो उसकी डिमांड में भी चांस है कि बढ़ सकती है। अगर आपकी आय बढ़ रही है तो आप ज़्यादा खरीदोगे, ये तो सही है, जनसंख्या बढ़ती है तो भी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर ऑप्शन बी मुझे यहाँ पे इनकरेक्ट लग रहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, जल्दी जल्दी करते हैं नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। चलिए फ्रेंड्स इसमें कुछ करंट के क्वेश्चन ही मेंशन है, तो अगर आप उसे स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से पंचायतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं फाइंड करना है। किसी राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के संदर्भ में विधि द्वारा उपबंध कर सकता है। सही है, आपका जो विधानमंडल है पंचायतों की संरचना के संबंध में विधि द्वारा उपबंध कर सकता है।
पंचायत क्षेत्र का अर्थ है पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र। मेरे को इसमें डाउट है, क्योंकि देखिए पंचायत प्रदेश लेवल पर नहीं होती, पंचायत आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। एक आपका ग्राम पंचायत होती है, फिर एक आपका ब्लॉक पंचायत होती है, ठीक है ना। उसके उसके अलावा आपका फिर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, जिसे बोलते हैं जिला परिषद, ठीक है ना। तो जिला लेवल पे होती है। तो मुझे इस ऑप्शन में डाउट है। ऑप्शन सी को देखते हैं। ग्राम सभा में पंचायत के अंतर्गत गांव की मतदाता सूची में आने वाले सभी व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, ठीक है, ये करेक्ट है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान मीन्स सीट का आरक्षण जनसंख्या में उसके अनुपात से बिल्कुल संबंधित नहीं है, ये गलत है फ्रेंड्स एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी पार्शियली करेक्ट है। जो रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि देखिए जो भी आरक्षण किया जाता है, जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण किया जाता है, वो किस पे डिपेंड होता है, जनसंख्या में उनके रेशियो पे डिपेंड होता है। लेकिन इसमें क्या बोल दिया, नहीं बोल दिया है, तो ऑप्शन डी क्या बोल रॉन्ग हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, संरक्षी लोकतंत्र में संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। अभी इसका आंसर मेरे को नहीं मिल पाया फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा था, ठीक है ना। मैंने गूगल पे सर्च करने की कोशिश की, तो फिर भी मुझे कोई श्योर आंसर नहीं मिल पाया, तो मैं स्किप करूंगा। अगर आपको पता होगा तो आप बताइएगा, ठीक है ना। ये करंट का क्वेश्चन इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। देखिए कुछ करंट का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, अगर आप चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इनमें से कौन सा अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर का वास्तुकार है। तो अगेन इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रकांत सोमपुरा इसके वास्तुकार हैं, ठीक है ना। अब देखिए 75, निम्नलिखित में से संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं। संसदीय समिति, जो संसद में समितियां होती है फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको बोलूंगा कि समितियों के बारे में जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि समितियों के बारे में क्वेश्चन जो करंट के एग्जाम है उसमें पूछा जा रहा है। एक एग्जाम और हुआ था, उसमें भी समिति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, सदस्यों की केवल नियुक्ति होती है, सदस्यों का केवल चयन किया जाता है, सदस्यों का केवल नामित किया जा सकता है। ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति द्वारा लाए गए तथा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के आधार पर अथवा नामांकन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है अथवा सदस्यों का चयन किया जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो कमेटी के मेंबर होते हैं, आप उनको प्रस्ताव लाके या तो उनको नामांकन कर सकते हो, या तो आप उनको इलेक्ट कर सकते हो, या तो आप ऐसे रैंडमली चुन सकते हो, ठीक है ना। तो नामांकन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है, तो सदस्यों का चयन भी किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप कोई मोशन ला के भी सदस्यों को चुनाव कर सकते हो। तो जो ऑप्शन डी है करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, सदस्य समितियों के बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, कई सारी समितियां हैं, ठीक है ना। तो आप अगर करना चाहे तो गूगल कर सकते हैं। 76, निम्नलिखित में कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निर्धारित राजनीतिक दलों की वर्गीकृत श्रेणी नहीं है। फ्रेंड्स एक बार मैं चेक करना चाहूंगा कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए, क्या बोला जा रहा है कि अ, राजनीतिक दलों की वर्गीकृत श्रेणी नहीं है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो दल है वो राजनीतिक दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल, ये तो राजनीतिक दल है, करेक्ट है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल, क्षेत्रीय दल, पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त दल, ठीक है ना। देखिए कुछ दल ऐसे होते हैं जो पंजीकृत, जो रजिस्टर्ड है, लेकिन उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं होती, तो उन्हें भी हम एज ए दल कंसीडर, मतलब उन्हें भी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल या क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल क्या होता है, आपके रीजनल पार्टी होती है, ठीक है ना, रीजनल पार्टी होती है। अब देखिए, अगर रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी को भी अगर ऐसा बोला है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल, तो ये देखिए जो आपका राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल, कोई भी ऐसा दल नहीं होता जिसे राज्य आपका मान्यता प्राप्त करे, ठीक है ना। राज्य मान्यता नहीं देता किसी भी दल को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर, मतलब इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो ऑप्शन बी का स्टेटमेंट रॉन्ग है, जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, जब क्लियर है तो आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के संविधान की उद्देशिका में
संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो देखिए 3 शब्द जोड़े गए हैं, याद रखिएगा 3 शब्द, तो जिस भी ऑप्शन में 3 होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी एंड डी में 3 है। अब देखिए कौन कौन से। समाजवादी करेक्ट है, सेक्युलरिज्म पंथनिरपेक्षता सही है, सत्यनिष्ठा और बंधुता। अब देखिए, अब आपको इंटीग्रिटी का मतलब पता होना चाहिए, ठीक ना। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा। तो यहाँ पे 1 2 3 जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो है हमारा 78। इनमें से कौन संविधान सभा का सलाहकार था? देखिए बी एन राव संविधान सभा के सलाहकार थे, एंड बी एन राव इज वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी नॉलेजेबल एंड जीनियस पर्सन। ही हैज एम्पल ऑफ नॉलेज अबाउट द लॉ एंड जस्टिस में भी उन्हें कोर्ट और कानून के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी। तो जब भी संविधान सभा बनाई जा रही तो उन्हें एज ए सलाहकार नियुक्त किया गया, ठीक है ना। आप ऐसा बोल सकते हैं कि उन्हें बी आर अम्बेडकर से भी ज़्यादा, ऐसा बोलना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, ठीक है ना, बी एन राव को। तो नाम ध्यान रखिएगा, बी एन राव। 79 में इस मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बताया था कि आपको याद रह जाए, ठीक है ना। 79, भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? केवल उच्चतम न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय, नो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो रिट जारी करने का अधिकार है कौन जारी करता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। अभी मैंने आपको बताया था जो आपका उच्चतम न्यायालय वो किसके लिए रिट जारी करता है? केवल केवल और केवल फंडामेंटल राइट के लिए रिट जारी करता है। लेकिन जो आपका उच्च न्यायालय है वो फंडामेंटल राइट और उसके उद्देश्य के लिए, उसका उद्देश्य मतलब अगर कोई भी इशू है, कोई भी इशू है जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, तो वह उसके लिए भी क्या होता है, आपका उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो यही थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन 80। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित किस भाग के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो आपके फर्स्ट भाग में क्या बात की गई है बताइए। आपके फर्स्ट भाग में बात की गई है कि राज्य और उसके संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, और सेकंड भाग में आपकी बात की गई है नागरिकता के बारे में। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में हाल ही में एक दुर्लभ प्रकार का पीला कछुआ खोजा गया था, किस राज्य में देखा गया था? तो उड़ीसा। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उड़ीसा। ई एस ई ए असीम, सॉरी, असीम क्या है, ठीक है ना। तो ए मतलब, असीम क्या है मतलब, यहाँ पे इसको आपको फुल फॉर्म बताना है। ए मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम्म, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयड, सॉरी, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एम का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, एम का मतलब यहाँ पे मैपिंग होता है, आत्मनिर्भर, ठीक है ना, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। अब देखिए क्या होता है, असीम का काम क्या है। तो एक्चुअली क्या है, एक प्रकार का डाटाबेस है जहाँ जो माइग्रेंट लेबर का इंफॉर्मेशन गैदर करता है, ठीक है ना। अगर ये एक्चुअली एक डाटाबेस है, गवर्नमेंट डाटाबेस है, जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है ना, टू रिटर्न टू इंडिया। देखिए माइग्रेंट वर्कर मान लीजिए जो कोई आपके बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरे देश से भी आ रहे हैं, तो वो भी अपने यहाँ पे डाटा रजिस्टर्ड कर देंगे, ठीक है ना। और इससे प्रॉफिट क्या होगा, जैसे उन्होंने असीम में रजिस्टर कर दिया कि वो माइग्रेंट है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होगा, अ, कुछ उन्होंने असीम पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया, और उसके बाद बेनिफिट क्या होगा कि वह वहाँ से जॉब सर्च कर सकते हैं। और इसमें इस पोर्टल पे जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मतलब आपके जॉब सीकर और जॉब गिवर दोनों कनेक्टेड रहते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली जॉब सर्च कर सकते हैं, जैसे naukri.com में होता है, तो सेम ही है, ठीक है ना। लेकिन ये गवर्नमेंट का है, तो याद रखिएगा असीम। भारत सरकार का भारत में रहे भारत में अध्ययन करें कार्यक्रम किसकी पहल है? मेरे को नहीं पता है फ्रेंड्स, सही नहीं पता है, और टाइम वेस्ट हो रहा था इसलिए मैंने इसको सर्च भी नहीं किया, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन देखिए भारत में रहे और भारत में अध्ययन करें, या तो संस्कृत मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय का हो सकता है। अब देख लीजिएगा, है ना, ऑप्शन बी एंड सी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड माना जाता है? जिसका करेक्ट करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पोलिनेशिया, ठीक है ना। पोलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा माना जाता है न्यूजीलैंड। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलेशन नहीं बोलेंगे,
इंटरनेशनल क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। 52, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। PMKSY की शुरुआत 2015 और 16 के दौरान हुई थी, ये करेक्ट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। PMKSY की शुरुआत 2015-16 के दौरान हुई थी। PMKSY का मूल्य उद्देश्य खेतों तक जल की भौतिक पहुंच को बढ़ाना है। भाई सिंचाई योजना है तो जल को तो पहुंचाएगा ही खेत में। PMKSY का एक प्रमुख उद्देश्य है खेत स्तर पर सिंचाई में निवेशों के अभिसरण को बढ़ाना, मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना, सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना, ठीक है ना। जो सिंचाई का प्रोग्राम है उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। ये ऑप्शन 1 एंड 2 एंड 3 तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसी योजना के तहत बोला गया था कि हर खेत को पानी मिले, और 2015-16 में स्टार्ट की गई थी। का मेन मोटो था कि अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन सिस्टम। इसके तहत 5 करोड़ रुपए क्लासीफाई किए गए थे, ठीक ना। 5,000 करोड़ फ्रेंड्स, सॉरी 5 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है। लोकसभा करेक्ट है, राज्यसभा करेक्ट है, भारत का राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर भारत का पार्लियामेंट काउंट किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 54 पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी, तो सबको पता है यूएसएसआर में, सोवियत संघ रूस में। गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप हर पंचवर्षीय योजना का मेन फीचर्स पढ़ के जाइएगा, जरूर पढ़ा तो आपने होगा, कई बार पढ़ा होगा, लेकिन एग्जाम से पहले रिवाइज करिएगा, ठीक है ना। तो किस किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ की बात की गई थी, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ बाय द वे। तो ऑप्शन बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ की हाँ, गरीबी हटाओ की योजना सम्मिलित की गई थी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स इस स्लाइड में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो ये पार्ट फर्स्ट, इसके दो पार्ट बनेंगे, ये भी तो ये पार्ट फर्स्ट बन रहा है, इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, सूची को मतलब यहाँ पे आपको सही जोड़ी मिलाना है, हिंदी में बोलें तो देखिए एक्चुअली ये पंचवर्षीय योजना से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। तो तीव्रतर एवं अधिक समावेशी वृद्धि की बात किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, आपको पता है। अगर आप दो ऑप्शन भी आइडेंटिफाई कर लेते हो यहाँ पे, अगर आप दो ऑप्शन भी आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपका जो तीव्रतर एवं अधिक, देखिए अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। उसके बाद आपका फिर आ गया नीति आयोग, ठीक है ना। ये प्लानिंग कमीशन ने 12 पंचवर्षीय योजना है। तो देखिए तीव्रतर एवं अधिक समावेशी वृद्धि की बात हमारे 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो हमें पता है, ठीक है ना, ये हमें पता है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या बात की गई थी थोड़ा, तो आप देखिएगा फ्रेंड्स 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या बात की गई थी, ठीक ना। तो जो ए का क्या हो जाएगा 3, अब देखते हैं 3, दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अब देखते हैं दूसरे, तीव्रतर अधिक समावेशी और संधारणीय वृद्धि, मान लीजिए आपको नहीं पता है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है, तो इसको भी ड्रॉप करते हैं, आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को ठीक करना और सुधारना, ये किस पंचवर्षीय योजना की बात हो सकती है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है ना। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध आपको कब हुआ था, 1945 के आसपास। देश कब आज़ाद हुआ है, 47 में आज़ाद हुआ है। तो जब पहली आपकी पंचवर्षीय योजना होगी तो मान लीजिए वो आपका संविधान लागू होने के बाद ही स्टार्ट होगी। द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े इफेक्ट को किस पंचवर्षीय योजना में लाया जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना में लाया जाएगा। देखिए इन दो ऑप्शनों से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके अलावा एक ट्रिक और है फ्रेंड्स, आप सिंपल, ठीक है ना, तरीके से मैंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, मेरी टेंडेंसी है कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगता हूँ, तो इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं खुद को लिमिट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। चलिए सॉरी फॉर एनी डिस्टर्बेंस और एनी थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा निदेशक निदेशक सिद्धांत संविधान 42 क्या है यार, कितना मतलब इतना खराब तरीके से हिंदी लिखा रहता है, इतना को ब्रैकेट लगा लगा के कि अभी कैसे पढ़े इसको। चलिए फिर भी देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा निदेशक सिद्धांत संविधान
अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। वो ये बोलना चाह रहा है कि उसमें कौन सा नीति निर्देशक तत्व है जो 42 अमेंडमेंट द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो देखिए, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, राज्य आय में असमानताओं को कम करना। ऑप्शन बी, समान न्याय तथा मुफ्त कानूनी सहायता। ऑप्शन सी, सहकारी सोसाइटी का संबंधन। थोड़ा जूम कर लेते हैं फ्रेंड्स ताकि आपको क्लियर दिखे, तो मुझे नहीं दिख रहा है तो आपको कैसे दिखेगा। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, शुरुआती बाल्यावस्था सॉरी, ऑप्शन डी, शुरुआती बाल्यावस्था में देखभाल का प्रावधान। चलिए आंसर आइडेंटिफाई करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपने डीपीएसपी पढ़ा है तो देखिए, 42 अमेंडमेंट द्वारा डीपीएसपी में जो जोड़ा गया था समान न्याय, ठीक है ना, इक्वल जस्टिस तथा मुफ्त कानूनी सहायता, ये जोड़ा गया है 42। तो आपकी इंदिरा गांधी जी द्वारा काफी अच्छा काम किया गया ताकि गरीबों को भी न्याय मिल पाए, ठीक है ना, गरीबों को भी समान न्याय तथा मुफ्त कानूनी सहायता की बात आपके 42 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सार्व उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है। शायद मैंने इस क्वेश्चन को हिस्ट्री वाले पार्ट में डिस्कस कर दिया था, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा। वर्ष एक्चुअली हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको स्किप करेंगे, इसको मैंने हिस्ट्री वाले वीडियो में डिस्कस किया है। जयपाल सिंह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, जयपाल सिंह किससे रिलेटेड, जयपाल सिंह रिलेटेड है, संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने आदिवासी महासभा की स्थापना की, वो पहली भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान थे। अब देखिए, जो अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन पता है कि छत्तीसगढ़ के लिए अभियान किसने चलाया था, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया था किसने, तो देखिए, जयपाल ने छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता के लिए अभियान नहीं चलाया था। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, नहीं फाइंड करना तो रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से चलते हैं फ्रेंड, जल्दी से। 67 करंट से रिलेटेड में भी क्वेश्चन है। कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में किस खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, शतरंज से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, इतना मेरे को पता है, ज्यादा नहीं पता, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, देखिए खेलो इंडिया से अगेन क्वेश्चन आया है, ये एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स। वो पहले क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन जो मैंने पेस्ट किया था वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। तो दूसरे क्वेश्चन पेपर में खेलो इंडिया से क्वेश्चन आया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आधिकारिक शुभंकर निम्नलिखित में कौन सा था। तो जो शुभंकर थे वो कौन से थे, तो विजय और जया, दो लोग थे, विजय और जया, ठीक है ना, जय और विजय ऐसा कुछ था। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 69, अगर देखिए किसी को हिंदी समझ में नहीं आती, मुझे भी अभी नहीं समझ में आई यहाँ पे शुभंकर का मतलब, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा, तो उस कंडीशन में आप देखिए, आपके पास वहां पे एग्जाम में ऑप्शन रहेगा कि आप इंग्लिश वाला सेक्शन देख सकते हैं, तो ये जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए, करंट का क्वेश्चन है, हो रहे हैं। अब देखिए, क्वेश्चन 17 ये भी करंट का है, और ये 2020 में कोई नौसैनिक अभ्यास हुआ था तो उससे रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, मैं भी इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो गूगल करके इसका आंसर ले सकते हैं, कोई खास नहीं है। देखिए कि आप अगर आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा, तो अगर रिपीट हो जाए तो आप लकी हैं, आप बेहतर हैं, लेकिन अगर रिपीट नहीं होगा तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें उसमें। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता। देखिए, और आपको पता है अरुणाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है चाइना और एक और नीचे कौन सा कंट्री है, ठीक है ना, म्यांमार है क्या, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, चाइना और नीचे कोई कंट्री है, शायद याद नहीं आ रहा मेरे को। ये भी दो कंट्री के साथ आपका बॉर्डर साझा करता है, असम भी साझा करता है, असम तो बीच में ही है, ठीक है ना, ऊपर और नीचे दोनों दोनों बॉर्डर पे साझा करता है। मिजोरम मिजोरम भी, लेकिन जो आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा एकदम नीचे है, ठीक है ना। ये दो, ये आपके दो, सॉरी, एक से अधिक देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो काफी टिपिकल कर दिया है, अगर इसके लिए आपको जनसंख्या का रेशियो पता है तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब में उस समय कम जनसंख्या थी, 11 की जनगणना के अनुसार पंजाब में सबसे कम जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले कितने भाषा परिवारों से संबंधित है। अगेन काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन सी, 4।
प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले कितने भाषा परिवारों से संबंधित है? तो 4 भाषा परिवारों से संबंधित है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद रख सकते हैं। ये तो आपको पता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। राइट आंसर आपको पता है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वही क्वेश्चन आ गया है मिलन वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिलन 2020 इज करेक्ट। ठीक है ना। देख लीजिएगा फिर से, क्योंकि क्वेश्चन आ गया है मिलन से रिलेटेड। तो आप 2020 में है, 2021 का एग्जाम है, तो 2020 का क्वेश्चन है। तो आप इसको देख लीजिएगा, मिलन के बारे में, मिलन एक्सरसाइज। ठीक है ना। अभी मैंने इसको सर्च नहीं किया है, करंट का क्वेश्चन है और काफी आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो आप गूगल कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना। 58। देखते हैं वीडियो कितना बड़ा हो गया है, टाइम भी एंड होने वाला है। तो फ्रेंड्स गिव मी सेकंड, आई वांट टू कनेक्ट द बैटरी। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर में आपका ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने एलिमिनेट किया है, इसको भी और इसको भी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उनको सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। 59 इसको भी मैंने स्किप किया है, इसको भी मैंने स्किप किया है। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। यहाँ तक के सारे क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, इस सेक्शन के बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा हो, आपके पास टाइम है, तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब उसी पेपर के जो यहाँ से क्वेश्चन है, जो आपके पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। तीसरे लिंग कोटि के व्यक्ति के विरुद्ध, तीसरे लिंग कोटि मतलब थर्ड जेंडर की बात हो रही है, विरुद्ध राज्य और उनकी संस्थाओं द्वारा भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई इस व्याख्या की पुष्टि करता है? देखिए फ्रेंड्स, तो जो इससे रिलेटेड डिसीजन आया, तो डिसीजन कब आया है? तो अब मे बी, टाइम तो मेरे को डेट तो नहीं याद है, लेकिन मे बी 15 अप्रैल शायद 2014 में एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है ना। तो उसमें क्या बोला गया, थर्ड जेंडर को भी अब कॉन्स्टिट्यूशन में आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, जब थर्ड जेंडर की बात आएगी तो उससे कौन सा आर्टिकल रिलेट कर सकता है? तो देखिए, अगर थर्ड जेंडर है तो डिग्निटी से, क्योंकि देखिए इनका काफ़ी ज़्यादा अपमान किया जाता है, तो इन्हें भी डिग्निटी से रहने का, स्वाभिमान से जीने का अधिकार है। तो डिग्निटी की जहाँ बात आएगी तो आर्टिकल 21 तो रिलेटेड है। ठीक है ना। अब देखिए, तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अब देखिए, अब इनके, तो ऑप्शन ऑप्शन 20, सॉरी आर्टिकल 21 तो किससे रिलेटेड हो गया? डिग्निटी से रिलेटेड हो गया। अब इनके साथ कोई भेदभाव भी नहीं होना चाहिए, तो भेदभाव से रिलेटेड रिलेटेड कौन सा फंडामेंटल राइट है? फंडामेंटल राइट 15 एंड 16 जो है, वो बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन बिहाफ ऑफ जेंडर एंड कास्ट, ऐसा कुछ लिखा है ना, कि लिंग या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा इस चीज़ से रिलेटेड दो आर्टिकल है, आर्टिकल 15 एंड 16। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल 16 मेंशन है, तो जो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल था फ्रेंड्स, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, थोड़ा ट्रिकी माइंड लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते थे। 60, इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही सॉल्व किया है रियलिटी में फ्रेंड्स, और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी ही है। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संघीय व्यवस्था का सही विवरण है? दोहरी नागरिकता गलत है, भारत में तो एकल नागरिकता है, तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गया। राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है, ये बात सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के व्यक्तियों को, नहीं नहीं, ये गलत है। यूएसए के अदृश्य मतलब यूएसए से अलग इसमें न्याय दोहरी प्रणाली नहीं है। हमारे यहाँ न्यायालय की दोहरी प्रणाली कहाँ है? ठीक है ना। तो चलिए, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के क्वेश्चन नंबर 68, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के लिए या लगाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया गलत है? अब देखिए, जो इसमें हमें जो महाभियोग का प्रोसेस है वो पता होना चाहिए। तो महाभियोग कैसे लगाते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं,
कि राष्ट्रपति को संबोधित करके जो लोकसभा में कम से कम 100, लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य अथवा राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य अगर मतलब साइन करके स्पीकर के पास पहले भेजते हैं, ठीक है ना। पहले प्रस्ताव क्या करते हैं, लोकसभा के कम से कम या तो 100 सदस्य हो या राज्यसभा में 50 सदस्य अगर स्पीकर को साइन करके भेजेंगे, प्रस्ताव भेजेंगे, तो पहले सबसे पहले स्पीकर को प्रस्ताव भेजेंगे। ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद क्या होता है, स्पीकर चाहे तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करे, वो चाहे अस्वीकार कर दे, ठीक है ना। उसके पास कंप्लीट राइट है, चाहे तो वो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, वो तो अस्वीकार भी कर सकता है। इसके अलावा मान लीजिए अगर स्पीकर ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद क्या करता है, स्पीकर एक समिति बनाता है, ठीक है ना। स्पीकर या जांच कमेटी बनाता है, इंक्वायरी कमेटी बनाता है। तो उसमें उस कमेटी में उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीश, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधि वेत्ता से बनी एक समिति द्वारा प्रस्ताव जांच के लिए जाता है, ठीक है ना। तो उस समिति में 2 न्यायाधीश होने चाहिए और एक विधि वेत्ता, मतलब आपका अटॉर्नी जनरल होना चाहिए, जो जिसे काफी अच्छा नॉलेज हो। समिति की रिपोर्ट, मतलब एक अटॉर्नी जनरल नहीं, एक ऐसा आदमी जिसे लॉ का काफी डीप नॉलेज है, ठीक है ना। समिति की रिपोर्ट का निष्कर्ष चाहे जो भी हो, इस प्रस्ताव पर मतदान कराया जाता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य की संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है। तो ये स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहा है, तो स्पेशल मेजोरिटी से ही पास किया जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है, ऑप्शन बचा है सी। ऑप्शन सी बचा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया गलत हो जाएगी। एक्चुअली क्या, जो समिति रिपोर्ट दे देती है, ठीक है ना, तो उस रिपोर्ट के ही बेस पे, उस रिपोर्ट के बेस पे क्या होता है, मतदान होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम समिति का रिपोर्ट से अगर हमें मतलब ही नहीं होता, तो हम फिर समिति बनाते ही क्यों। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इनको ऑर्डर पे इनके ईयर के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन हुआ, क्या सबसे पहले 44 संशोधन अधिनियम हुआ कि मिनर्वा मिल केस हुआ। देखिए, आपका जो मिनर्वा मिल केस हुआ है वो तो सबसे लास्ट में रहेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। आपका जो मिनर्वा मिल केस है वो सबसे लास्ट में है, तो जो जिसके जिसके लास्ट में ऑप्शन 1 है, वही उसी के बीच हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन बी एंड डी के बीच हमें आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे पता है कि केशवानंद भारती केस पहले आया कि पहले आपका, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, तो मिनर्वा मिल के मतलब जिसमें ऑप्शन 2 हो ना, मैंने तो जिसमें ऑप्शन, सॉरी मैंने रॉन्ग यहाँ पे वो कर दिया है, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है ना। देखिए, मिनर्वा मिल के सबसे लास्ट में हुआ था, ठीक है ना। तो जिसके लास्ट में ऑप्शन 2 हो उसे हम कंसीडर करेंगे, मतलब ऑप्शन ए एंड सी को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ए एंड सी को, अब हमें पता होना चाहिए कि अब ए एंड सी में लास्ट में तो 2 2 है। अब पहला वाला देखते हैं, तो ये 4 है और ये 3 है। तो 4 ऑप्शन क्या है, केशवानंद भारती निर्णय। देखिए, केशवानंद भारती केस कब हुआ था, 1973 में हुआ है, याद रखिए। केशवानंद भारती केस कब हुआ था, 1973 में हुआ था। उसके अलावा इसमें क्या हुआ है, 3, आपके प्रियम्बल में संशोधन कब किया गया था, प्रियम्बल में संशोधन किया गया था 1976 में। 1976 में आपको याद होगा, 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है ना, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलरिज्म। ये 3 शब्द जोड़ेगा, तो ये कब हुआ था आपका 1976 में हुआ था। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहले, इसमें तो पहले क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि पहले केशवानंद भारती केस आया था। याद रखिए, केशवानंद भारती केस 1973, प्रियम्बल में संशोधन 1976, उसके बाद आपका 44th अमेंडमेंट 1978 में है ना, किया गया था। इसके अलावा आपका मिनर्वा मिल केस लास्ट में, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए, अभी कुछ टाइम और बचा है, जल्दी जल्दी कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो की लेंथ देखते हैं कितना मिनट रिकॉर्डिंग हुई है, मे बी 1 आवर होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया या सार को वर्णित नहीं करता, ठीक है, देखते हैं। संविधान के संशोधन का विधेयक संघ की संसद के किसी सदन में रखा जाना चाहिए। तो किसी भी सदन में हम रख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले लोकसभा में आए, पहले या तो हम पहले लोकसभा में ला सकते हैं, तो पहले राज्यसभा, किसी भी सदन में रख सकते हैं। संविधान की आधारभूत विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता, करेक्ट है।
संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त सत्र के लिए कोई उपबंध नहीं है, ऐसा गलत है, उपबंध है, ठीक है ना, उपबंध है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो जो 70 के लिए, जो 70 क्वेश्चन की जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते 71, निम्नलिखित में कौन सा एक उपाय को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है जहां किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक ड्यूटी जिसे उसने निष्पादित करने से इनकार कर दिया है कि निष्पादन के लिए आदेश दिया जा सके। अब देखिए, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई गवर्नमेंट संस्था है, अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही तो उस समय कौन सा रिट जारी करोगे आप? मेरे को इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। काफी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। थोड़ा रिट के बारे में इस तरीके से आप एक बार रिवाइज भी कर लीजिए, जितनी भी रिट है सभी सभी के बारे में रिवाइज कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्यों वारंटो में शायद ऐसा करते हैं, लेकिन काफी सिंपल है फ्रेंड्स। लेकिन अभी मुझे श्योरिटी नहीं, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, तो आप इसका देख लीजिएगा, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। क्यों वारंटो में शायद ऐसा करते हैं ना, मे बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ड्यूटी नहीं है? प्रत्येक राज्य और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के भारत की संचित निधि से हुए सभी व्यय की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन करना, ठीक है, ये कर सकता है। देखिए, जो आपका सीएजी है वो सेंटर के लिए तो करता भी है, लेकिन अगर जरूरत हो तो वो राज्य के लिए भी ऑडिट करता है, ठीक है ना। संघ एवं राज्यों की आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं से हुए व्यय की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन करना, ठीक है। किसी भी विभाग या निजी उद्यमों द्वारा रखे गए सभी, अब देखिए, जो आपका सीएजी है वो निजी उद्यम के लिए कार्य नहीं करता, निजी उद्यम के लिए ऑडिटिंग नहीं करेगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आयोग गठित किया गया? देखिए, जो केंद्र और राज्य से संबंधित, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कुछ आयोग थे। सरकारिया आयोग हो गया, आपका पुंछी आयोग है, उसके अलावा आपका राजमन्नार कमीशन है। तो ये सब किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य के रिलेशन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक कार्य भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा कार्य जो भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रध्वज का सम्मान करोगे, देश की रक्षा करनी है जरूरत पड़ने पे, सभी के संपत्ति की सुरक्षा करना, एक्चुअली क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, अब देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु को अपने बच्चों की शिक्षा देने के लिए अवसर प्रदान करना, ये तो जोड़ा गया है 2002 में, ठीक है ना। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। जो रॉन्ग है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग क्यों है? क्योंकि उसमें बोला कि सभी के संपत्ति की रक्षा करना, जबकि ऐसा बोला सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चिकित्सीय शिक्षा का संवर्धन कर वहन करने योग्य एवं विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय असंतुलनों को ठीक करना निम्नलिखित में किसका एक उद्देश्य है? मतलब किस योजना का उद्देश्य है कि आप चिकित्सा शिक्षा का संवर्धन करिए, मतलब उसमें बढ़ावा करिए, बढ़ावा दीजिए, एवं उसको उसका फंड बढ़ाइए, ठीक है ना, उसको विश्वसनीय बढ़ाइए एवं सभी के लिए उपलब्धता बढ़ाइए। ये किस स्कीम के अंतर्गत आता है? तो क्या है, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, मैंने इसमें गूगल भी नहीं किया इसको, क्योंकि हर स्कीम के बारे में गूगल करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, पंचायतों की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना। अब देखिए, पंचायत करों, शुल्कों, मार्ग करों इत्यादि की उगाही, संग्रह और प्रयोग, विनियोग कर सकती हैं। एक व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो गया है वो पंचायत का सदस्य बनने के लिए पात्र होगा। डाउट है इसमें, देखिए। प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तिथि से सामान्यतः 5 वर्षों तक 5 वर्षों तक जारी रह सकती है, सही बात है। एक पंचायत जो असामयिक विघटन के बाद पुनर्गठित की जाती है वो पूर्ण अवधि में केवल से, हाँ ये भी करेक्ट है। देखिए ऑप्शन बी, वी हैव लेफ्ट विद द ऑप्शन बी, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए राइट आंसर क्यों है, एक व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो गया वो पंचायत का सदस्य बनने का पात्र होगा। पंचायत का सदस्य बनने का मीनिंग क्या है, आप ये बताइए, पंचायत का सदस्य बनने का मीनिंग क्या है? अगर आप किसी गांव में रहते हैं, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो आप ऑलरेडी पंचायत के सदस्य बन गए। क्योंकि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप ग्राम सभा के सदस्य बन गए, अगर आप ग्राम सभा के सदस्य बन गए तो आप पंचायत के सदस्य बन गए। लेकिन यहाँ पे उम्र कितना मेंशन किया है, 45 ईयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं।
भारत सरकार द्वारा सबसे आरंभ में चलाई गई योजना निम्नलिखित में कौन सी है? तो सबसे आरंभ में जो चलाई गई, देखिए जो संसद आदर्श ग्राम योजना आई है काफी बाद में आई है। ये कौशल्या योजना तो अभी की योजना है, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले की योजना है वो क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है अपने पेपर फर्स्ट में, ठीक है ना। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। चलिए, आपको यहाँ पे डाउट कंफ्यूजन केवल ए एंड बी में ही होगा, तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना एमपी लैड्स के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन फाइंड करना है, ठीक है ना। सही नहीं मार्क मार्क कर लीजिए। आगे देखते हैं। इस योजना के तहत कार्यों को संसद सदस्य मंजूर कार्यान्वित और पूर्ण करते हैं। इसमें डाउट है फ्रेंड्स। संसद के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्यान्वित किए जाने के लिए कार्यों की संस्तुति कर सकते हैं, ये करेक्ट है, कहीं भी कर सकते हैं। वह योजना सरकार द्वारा पूर्णतया निधिबद्ध है, ठीक है। गवर्नमेंट इसके लिए निधि प्रोवाइड कराती है, पैसा प्रोवाइड कराती है। प्रति संसद सदस्य वार्षिक हकदारी 5 करोड़ है, ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर फॉर, ऑप्शन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए अब क्या बोला गया है, सही आंसर ये क्यों है? इस योजना के तहत कार्यों को संसद सदस्य मंजूर कार्यान्वित और पूर्ण करता है। देखिए कार्यान्वित करता है और पूर्ण करता है, ये बात सही है, लेकिन मंजूर संसद सदस्य नहीं करता भाई। ये स्कीम सेंट्रल से आ रही है, ठीक है। संसद सदस्य इसको मंजूर नहीं करता, तो यहाँ पे इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। चलिए अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा थोड़ा कट हो गया, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, समझ सकते हैं आप भी। सौभाग्य जो भारत सरकार की एक स्कीम है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? अगेन क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। संपूर्ण घरेलू परिवार विद्युतीकरण से। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। बेसल समागम, बेसल कन्वेंशन का, बेसल कन्वेंशन जो किससे रिलेटेड है? आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ओके, बेसल कन्वेंशन का उद्देश्य निम्नलिखित में किसके प्रतिकूल प्रभाव से मनुष्यों से पर्यावरण की रक्षा करना है? तो किसके प्रतिकूल प्रभाव से? खतरनाक अपशिष्ट, जैविक प्रदूषक, पारा या रासायनिक और कीटनाशी। तो खतरनाक अपशिष्ट, ठीक है ना। राइट आंसर 49 का ए। एक्चुअली बेस ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। भारत में महिलाओं के प्रवसन, मतलब महिलाओं को जो स्थानांतरण होता है, प्रवसन होता है, उसके लिए सबसे मुख्य कारण क्या है? विवाह। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका उसका क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे शायद डाल दिया है इसको, तो देख लेते हैं। हम डाल दिया है तो देख लेते हैं, ठीक है ना। रेपो रेट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं फाइंड करना है? अगर कहीं सही नहीं आ गया तो हमारा काम इजी हो जाता है। देखिए, यह अल्पावधि ऋण ओवरनाइट लोन पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभावित ब्याज दर है। तो पता है भाई, ओवरनाइट लोन पर जो आपका रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म लोन के लिए यूज किया जाता है। रेपो रेट किसके लिए? शॉर्ट टर्म लोन के लिए यूज किया जाता है। और ये कौन यूज करता है? आपका आरबीआई। आरबीआई रेपो रेट लगाता है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं। ये अल्पावधि ऋण ग्रहण, ओवरनाइट बोरोइंग पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा चुकाई गई ब्याज दर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, ठीक है ना। यह किसी वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच ऋण समझौता सही है। देखिए ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तुम्हारे पास क्या बचा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 52 पे चलते हैं। नकदी रिजर्व अनुपात, देख कैश रिजर्व रेशियो के बारे में पूछा गया है। तो मैंने अपने जो मैंने 2 वीडियो बनाया है इसके लिए, आपके सॉरी इकोनॉमी के लिए। एक्चुअली इकोनॉमी के लिए ज़्यादा वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ है कि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा, तो मैंने कहा कि आपके जो पॉलिटी का क्वेश्चन होगा, जो पॉलिटी का हम बना रहे हैं इस पे, तो पॉलिटी में मैं डाल दिया करूंगा जो 2-3 क्वेश्चन है, तो इससे आपका इकोनॉमी वाला भी कवर हो जाएगा। अब देखिए अलग वीडियो बनाना फिर उसको अलग अपलोड करना थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो ये आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए फायदेमंद होगा। तो देखिए कैश रिजर्व रेशियो क्या है? तो एक्चुअली फ्रेंड्स मे बी मैं समझता हूँ कि हिंदी में है तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि इकोनॉमी में हिंदी के वर्ड वर्ड काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है ना। फिर भी आप अगर थोड़ा भी समझते हैं तो मैनेज कर सकते हैं, यही बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदी के वर्ड इतने डिफिकल्ट हैं कि मुझे खुद इसको प्रोनाउंशिएट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। जो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? सिंपल सा फंडा, वेट अ मिनट। जो आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है वो क्या होता है, आपको पता है क्या? देखिए जो आपका, देखिए आपको जैसे मान लीजिए आपका ये बैंक है, आपका ये बैंक है, तो आपके बैंक में मान लीजिए टोटल जो अमाउंट है वो है 1 करोड़ का, 1 करोड़ का।
उसका कुछ परसेंट होता है ना कैश रिजर्व रेशियो, कितना परसेंट होता है सीआरआर? सीआरआर 4% है क्या? 4%। देखिए अभी देख लीजिए करंट सीआरआर का रेशियो क्या है, मे भी 4% के आसपास, ऐसा मैं मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस 1 करोड़ का 4% आपको रखना पड़ेगा किसके? आरबीआई के पास, ताकि ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई भी जो आपके बैंक में जिन्होंने डिपॉजिट करके रखा है उन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है, बैंक करप्ट हो जाता है, थोड़ा इकोनॉमी खराब हो जाती है, तो इस कंडीशन में कुछ पैसा रहे ताकि आप अपने ग्राहकों को जरूरत पड़ने पर दे सके, तो इसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका जो राइट राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 53, अर्थशास्त्र में यदि किसी आरेख में एक बिंदु, अरे यार ये अगेन हिंदी में है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में यदि किसी आरेख में एक रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा फ्रेंड्स, आपकी इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चन मैं इसे मेंशन करूंगा तो सब इंग्लिश में डालूंगा, ठीक है ना। मूल बिंदु से गुजरती तथा दोनों अक्षों के साथ, अभी इसका कह रहा है कि मान लीजिए एक ठीक है ना, ये मान लीजिए एक प्लेन है और इसमें एक रेखा गुजर रही है जो सेंटर से जा रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे दोनों साइड 45 का एंगल बन रहा है। तो यह दावा किया गया कि रेखा समानांतर एक्स और वाई है, ठीक है। तो अकथित रूप से क्या मान लिया जाए, मतलब ये ग्राफ किस चीज को डिनोट करता है? क्वेश्चन का कहने का मतलब कि जो ग्राफ है किस चीज को डिनोट करता है, तो देखिए इसको जो राइट आंसर है, ये ग्राफ डिनोट करता है कि दोनों परिवर्ती एक समान इकाई यूनिट में है, ठीक है ना। तो देखिए अगर सिंपल से अगर आप यहाँ पे एक ग्राफ लाइन खींचो तो इधर भी एक रहेगा, इधर भी एक यूनिट पे लाइन खींचोगे तो इधर भी दोनों यूनिट समान रहेगी, ठीक है ना। अगर कोई भी आप लाइन खींचोगे तो दोनों यूनिट समान रहेगी, दोनों अगर यहाँ पे कोई चेंज होता है तो यहाँ पे भी सेम चेंज होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली मैथ का क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे तो मैथ का क्वेश्चन बन गया और आप मैथ के तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले पे चलते हैं। करंट का क्वेश्चन है 2019, तो आप देख लीजिएगा, है ना। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको भी। ग्रेटा थनबर्ग, देखिए ये थोड़ा जरूरी है। ग्रेटा थनबर्ग थनबर्ग कहाँ से बिलोंग करती है? स्वीडन से। काफ़ी इंस्पिरेशन है, इंस्पायरेबल है फॉर अदर चिल्ड्रन, जो भी एक टीन है उनके लिए एक इंस्पिरेशन है ये ग्रेटा थनबर्ग। इसको मैं रिलीव कर रहा हूँ क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रवासी भारतीय लोकसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जो प्रवासी भारतीय हैं वो लोकसभा चुनाव में किस कंडीशन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए भी भारत के नागरिक हो, कोई व्यक्ति वोट तभी दे सकता है जब भारत का नागरिक हो। अब भारत का नागरिक होने के बाद भी उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अब वोट डालने के लिए उपस्थित होगा तभी वोट देगा। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन इज वन, ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं जल्दी से। भारत में कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो अभी अभी इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें आपके अरुणाचल, मिजोरम और असम 2 राष्ट्रों से सीमा टच कर रहे थे। एक राष्ट्र और था, ठीक है ना। तो 4 राष्ट्र हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो 67 हो जाएगा, सॉरी 67 को जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? 24। 4 ऐसे राज्य हैं जो दो देशों से सीमा टच करते हैं। चलिए 71 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता आयुष्मान भारत योजना की नहीं है? सॉल्व करें कि अब ये वीडियो एंड कर दें, क्योंकि टाइम तो हो चुका है फ्रेंड्स। अभी ये देखिए आधे के आसपास ये वीडियो भी हो चुका है, लेकिन चलिए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हम इसको लीव करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता आयुष्मान भारत योजना की नहीं है? हम्म, इसमें परिवार के आकार और आयु पर कोई उच्चतम सीमा नहीं है, करेक्ट है, सही बात है। सबसे बड़ी क्वालिटी विशेषता यही है इस आयुष्मान भारत योजना की। अस्पताल में भर्ती करने से पहले और के बाद ठीक है, भर्ती करने के बाद जितना भी खर्च होगा वो आपका कार्ड के थ्रू, आयुष्मान कार्ड के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू पे किया जाएगा। चिकित्सालय, इसके अलावा आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आने जाने के लिए जो खर्च होता है वो ही मिलता है। प्रतिवर्ष लाभ प्रतिवर्ष 10 लाख नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, 10 लाख नहीं है। कितना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 72, निम्नलिखित में कौन से मानव विकास के 4 स्तंभ हैं? देखिए मानव विकास के जो चार चार स्तंभ है वो कौन कौन से हैं? वो है आपका साम्यता, सबको समान अधिकार, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी होगी तभी मानव का विकास होगा, सशक्तिकरण,
सभी का सशक्तिकरण हो और धारणीयता स्थिरता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 73, संविधान 86 अमेंडमेंट अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में किस एक मूल कर्तव्य को, ये देखिए मूल कर्तव्य को अभी मैंने एक पिछले क्वेश्चन बताया कि 2002 में कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था आपका, सॉरी ऑप्शन बी, 6 और 14 वर्ष की आयु के बच्चे अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है। डबल जियोपार्डी की बात किस आर्टिकल में की गई है। आर्टिकल 21 तो हो ही नहीं सकता, 22 फिर आउट ऑफ रेंज चला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए 21 22 और 23 में तो दूसरी बात होने लगती है। आर्टिकल 20 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारत में पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन है, विचार कीजिए। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विभिन्न युगों को पत्थरों के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता था, ठीक है, करेक्ट है। अब अगर आपने जैसे 6th क्लास में जब आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, मानव का विकास पढ़ते हैं, तो वहां पे स्पेशली लिखा है, वो 6 या 5th या 6 की किताब में शायद है, मानव का विकास जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो समय को कैसे पहचाना जाएगा, पत्थरों के विकास और औजारों के विकास के अनुसार, ठीक है ना। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। 76, निम्नलिखित में किस निर्माणी शिल्पकला स्थल से चूना पत्थर और चटफलक उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे। तो याद रखिएगा, पूछ रहा है कि किस स्थल से चूना पत्थर आता है। अगर आपको चूना पत्थर के बारे में याद है, पता है, तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सुकुर तथा रोहिणी पहाड़ियों से आपके ये चूना पत्थर और चट फलक की ब्लेड बाकी क्षेत्रों में क्या की जाती थी, इंपोर्ट की मतलब एक्सपोर्ट की जाती थी, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में कौन सी जम्मू और कश्मीर की प्रमुख भाषा नहीं है। तो मोनपा जो है जम्मू कश्मीर की भाषा नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन था, तो अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ये भाषा समूह का क्वेश्चन आता है, काफी इरिटेटिंग है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका सोर्स मुझे कहीं नहीं मिलता कि कहाँ से लिया जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन ये कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला है, ठीक है ना। लेकिन इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अल्टाइक। मध्य एशिया के सबसे बड़े भाग में निम्नलिखित में निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की प्रधानता है। तो अल्टाइक भाषा परिवार की प्रधानता है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। तो याद रखिए, अंतिम उपाय के रूप में किसे बोला गया है, जो भी अगर आपकी इमरजेंसी लगेगी, कोई भी इमरजेंसी लगती है, तो इमरजेंसी क्या होगा, एक अंतिम साधन होगा। आप इमरजेंसी तभी लगाओगे, अम्बेडकर जी ने यही कहा था कि आप इमरजेंसी का यूज तभी करोगे जब आपके पास कोई और उपाय ना हो, जब आपके पास कोई और तरीका ना हो, तब आप इमरजेंसी का यूज करोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है ना, नेशनल इमरजेंसी, सॉरी, नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, वेट अ मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट ए नेशनल इमरजेंसी, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन के बारे में बोला गया, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, इसके बारे में ऐसा अम्बेडकर जी ने ऐसा इसलिए कहा था इसके बारे में कि देखिए, जब भी आप किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाते हो, तो उस कंडीशन में क्या करता है, सेंट्रल उस स्टेट को, जब भी किसी स्टेट पर आपने राष्ट्रपति शासन लगाया, तो सेंटर उस स्टेट को कंप्लीटली कंट्रोल कर लेता है, ठीक है ना। उसका इकोनॉमी, उसका 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 इकोनॉमी हो गया, उसका जो भी लेजिस्लेशन हो गया, सब चीज पे कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है आपके सेंटर का। इस कंडीशन में क्या होता है, लोकतंत्र को चोट पहुंचती है, ठीक है ना। इसलिए अंबेडकर जी ने कहा था कि ये अंतिम साधन होना चाहिए, आपका जो राष्ट्रपति शासन है अंतिम साधन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको, आपने जो भी इसका ये पढ़ा है, आपने जो क्या इमरजेंसी का प्रोविजन पढ़ा है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है। तो किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है फ्रेंड्स, देखते हैं। अनुच्छेद 32 क्या बरते, पहले आप ये बताइए कि अनुच्छेद 32 का काम क्या है। उपचार, ठीक है ना, संवैधानिक उपचार,
करता है, जो भी मूल अधिकारों का उपचार करता है, अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो उसमें क्या करता है, अनुच्छेद 32 प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो किस बेस पे ये करेगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ ही नहीं है तो 32 यूज ही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जल्दी से अगले प्रश्न पे चलते हैं, वो क्या है हमारा, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय किनसे मिलकर बना हुआ है। तो इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है ना। 94 पे चलते हैं। लेकिन एक मिनट, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, भारी भारी उद्योग एवं लोक उद्यम विभाग, ठीक है ना, सॉरी, इसी के अंतर्गत आता है। जो आपका भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय किसके अंतर्गत आएगा, मैंने पढ़ा ही नहीं आंसर एक्चुअली, भारी भारी उद्योग एवं भारी उद्योग विभाग एवं लोक उद्यम विभाग, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन 93 का डी, ठीक है ना। चलिए 94 पे चलते हैं। भारत में परिसीमन आयोग, ये क्वेश्चन हमने पिछले पेपर में भी सॉल्व किया है। परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था, बताइए आप। 1952 में हुआ था, याद रखिएगा 1952 में परिसीमन, परिसीमन मतलब सीमा डिसाइड करना, ठीक है ना, राज्यों के लिए परिसीमन आयोग गठन हुआ था 1952 में, याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। 1950 निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। देखिए अंतर विरोध मतलब अगर अब आपका संविधान लागू हो गया है तो अब आप किससे डील करोगे, जो भी इंटरनल इशू है, इंटरनल इशू से डील करोगे। तो ये किसने बोला था, ये आपके डॉक्टर अंबेडकर जी ने बोला था, ठीक है ना क्योंकि उन्होंने ही संविधान बनाया था। चलिए 96 पे चलते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले के केस में निर्णय लेने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है, देखिए आरंभिक अधिकारिता कहलाती है, याद रखिएगा। जब भी अगर दो राज्यों, उच्चतम न्यायालय का काम क्या है, अगर आपके मूल अधिकारों का कोई हनन हो रहा है या कोई लोक इशू का काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है ना, उस पर निर्णय देना, कोई पब्लिक इशू का कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उस पर निर्णय देना, इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट के बीच कोई विवाद हो गया है, ठीक है ना, तो उसको आप सॉल्व करना, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आरंभिक अधिकारिता होती है। आरंभिक अधिकारिता याद रखिएगा कि किस आरंभिक अधिकार मतलब इनिशियल जो राइट होता है सॉल्व करने का, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो केंद्र राज्य कुछ समितियां बनाई है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर मैं उसको डिस्क्राइब करने लगूंगा तो 5 मिनट उसी में लग जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इसी पेज को सॉल्व करने के बाद हम इंड कर देंगे। प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM का अध्यक्ष कौन है। अब आप सर्च करिएगा EAC-PM का फुल फॉर्म क्या है। इसके जो अध्यक्ष हैं विवेक देवराय, न्यूज में भी थी ये, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा गया। हिल्सा किस देश की राष्ट्रीय मछली है, ये न्यूज में था, करंट में था, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा गया, बांग्लादेश की। भारतीय वायुसेना का विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जिसे हाल ही में शुरू किया गया था, कहाँ स्थित है। देखिए जो विजयनगर लैंड ग्राउंड है वो कहाँ स्थित है, इसका जो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में। रुस्तम 2 हेलीकॉप्टर था, ठीक है ना, सिंपल है। आगे चलते हैं। बस इस पेज को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद खत्म, ठीक है। एक्चुअली ये हाफ तो हो जाए, नहीं तो हाफ नहीं होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। चलिए पंचायत के संस्थापन के संबंध में भारत के संविधान के उपबंध निम्नलिखित में किस एक राज्य पर लागू नहीं होते। तो देखिए पंचायत का जो, अगर आप किसी राज्य में पंचायत बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, सॉरी, पंचायत के संस्थापन मतलब स्थापना के संबंध में भारत के संविधान के उपबंध निम्नलिखित में किस एक राज्य पर लागू नहीं होते। तो जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं इसमें पंचायत की स्थापना का रूल लागू नहीं होता, ठीक है ना। वो राज्य कौन सा है इसमें, देखिए इसमें आपका गोवा तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर दो आप, ठीक है ना, गोवा तो एलिमिनेट कर दो, नॉर्थ ईस्ट के ही राज्य हैं, याद रखिएगा। तो गोवा आपने एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए आपके पास त्रिपुरा बचा है, असम बचा है, तो असम में पंचायत होगी, असम बहुत बड़ा राज्य है, उसमें वहां पे पंचायत है, ठीक है ना, तो असम भी आप एलिमिनेट कर दो। अब आपके पास बचा है त्रिपुरा और मेघालय। तो त्रिपुरा में पंचायत है, याद रखिएगा, मेघालय में पंचायत नहीं है, उसके अनुसार मतलब पंचायत, जो पंचायत का रूल है उसके अनुसार पंचायत नहीं है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस क्वेश्चन फॉर ऑप्शन ए, मेघालय में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी काला सागर में नहीं मिलती, क्या बोलते हैं इसे, इंटरनेशनल न्यूज से शायद रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको लीव करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन जो इसका राइट आंसर है, कोलगा नदी जो है काला सागर में नहीं मिलती। राष्ट्रीय जल अकादमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे है, याद रखिए खड़कवासला में है। राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ पे है, खड़कवासला में है। अ, सबसे प्राचीन काल से आरंभ करते हुए आयोगों के गठन का सही क्रम क्या है।
सबसे प्राचीन काल, मतलब प्राचीन काल जैसे बोल रहा है तो आप याद रखिए ये बोल रहा है कि अंग्रेजों के ज़माने से, तो अंग्रेजों के ज़माने से पहले क्या आएगा, योजना आयोग आएगा कि निर्वाचन आयोग आएगा, ये बताइए। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले चुनाव के बारे में बात की गई थी, योजनाएं तो बाद में बनाई है, ठीक है ना। सबसे पहले चुनाव की बात की गई, निर्वाचन आयोग, फिर योजना आयोग, फिर वित्त आयोग। तो अगर आपको पता है कि निर्वाचन आयोग सबसे पहले, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 112, बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर के संबंध में नीति निरूपण किसका दायित्व है, ठीक है ना। तो जो बौद्धिक संपदा के लिए जो नीतियां बनाता है वो किसका दायित्व है, तो ये आपका दायित्व है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, याद रखिएगा। मानव संसाधन, ह्यूमन एचआरडी होता है ना शायद, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ये दायित्व है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो थोड़ा प्रॉब्लम गड़बड़ कर रहा हूँ मैं भी, लाइक उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में नीति निर्धारण किसका दायित्व है, के CND। एक्चुअली फ्रेंड्स मेरे को CND में डाउट है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ठीक है ना। तो मे भी हो सकता है इसका जो ऑप्शन क्या है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो सकता है। देखिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग बौद्धिक संपदा अधिकार की बात कर रहा है, ठीक है ना। आपको आपको ये तो पता है ना, इंटरनेशनल प्रोडक्ट आईपीआर के बारे में, अगर आईपीआर के बारे में पता है तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से इसका जो आंसर राइट सी होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से आंसर जो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के आयुष समूह में हाल ही में नवीनतम निम्नलिखित में किसे जोड़ा गया है, तो देखिए किसे जोड़ा गया है, सोवा रिगपा को जोड़ा गया है। अब देखिएगा आप सोवा रिगपा क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, देखिए सोवा रिगपा क्या है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए भारत में निम्नलिखित में किसे केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी बनाया गया है, तो भारत में किसे, देखिए पर्यावरण के लिए भारत में किसे नोडल एजेंसी बनाया जाएगा, आप बताइए मेरे को, गेस करिए फ्रेंड्स, क्योंकि गेस करने वाला क्वेश्चन। पर्यावरण से रिलेटेड अगर आप कोई कानून बनाना चाहते हैं, कोई सुधार करना चाहते हैं, तो आप पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ही नोडल एजेंसी बनाएंगे ना। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल, दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज द करेक्ट आंसर। जिस भी क्वेश्चन के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ उसको मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जिसके बारे में मैं कंफर्म उसका आंसर सही है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए रिकॉर्डिंग के दौरान जल्दी जल्दी में कोई गलती होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर सकते हैं। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसे लोग जिन्हें प्रवासी आंतरिक माना जा सकता है, अर्थात जो उस अपने पहले वाले निवास से अब किसी भिन्न स्थान पर बस गए हैं, की प्रतिशतता कितनी है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि करंट में एक आर्टिकल निकला था, वो आर्टिकल मैंने पढ़ा था, इसलिए उस आर्टिकल से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 35%, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 35% ऐसे लोग हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप 118 को पढ़िए और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, ठीक है ना। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब इस वीडियो के साथ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, भारत इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है ना। वर्ल्ड टूरिज्म डे किस डे को मनाया जाता है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए, ठीक है ना। कोई भी सुझाव या सजेशन हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जब भी मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको जरूर एड्रेस करूंगा। तो चलिए अब इसके साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स नेवर गिव अप एंड नेवर गिव अप हो फ्रेंड्स, ऑलवेज टू हार्ड। थैंक यू वेरी मच।